हेलो फ्रेंड्स, आई एम नित्या शर्मा। वेलकम टू द थूल एकेडमी। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से, जिसकी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन इतिहास की। इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना कि किस तरह से यह सभ्यता का विस्तार हुआ, किस तरह से वहाँ पर नगर व्यवस्था, किस तरह से वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था रही, इन सब बारे में जाना। साथ ही साथ किस तरह उस सभ्यता का अंत हुआ। तो हमने पिछले लेक्चर में अब तक सिंधु सभ्यता के बारे में जाना है। आज से हम इसी के आगे ऋग्वेद काल के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद काल, जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इसे आर्य या वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमने सिंधु सभ्यता का पतन पढ़ा था तो उसमें कई इतिहासकारों का मानना ये रहा है कि आर्यों के जब आगमन हुए थे, उस आगमन के बाद जब युद्ध हुआ और इस तरह से सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। तो जैसे ही सिंधु सभ्यता का पतन हुआ तो यह एक नई सभ्यता, जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, का उदय हुआ। वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो इसे हम टाइम पीरियड के हिसाब से इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें से एक होता है वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे ही ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। इसी तरह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो टाइम पीरियड था उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इस तरह से जो वैदिक सभ्यता है, इसके हम कालक्रम को दो पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जब हम बात कर रहे थे 10वीं शताब्दी तक, तो जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और किस तरह से ये सभ्यता शुरू हुई, आगे हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से ये सभ्यता का उदय हुआ। तो जो हमने टाइम पीरियड की बात की है, 1000 ईसा पूर्व माना गया है। इस काल में सबसे पहले अगर देखते हैं, जैसे आप ये मैप में देख पा रहे हैं, जो कि भारत का पूर्व में मैप है, इसमें जैसा आप ये ब्राउनिश एरिया देख रहे होंगे, यहाँ से मध्य एशिया से इंडो आर्यंस, जिसको आर्य कहा गया, इनका आगमन हुआ और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये सिंधु सभ्यता से होते हुए ये भारत में एक तरह से इन्होंने विस्तार कर लिया था। तो देखा जाए कि जिस तरह से हमने नगर सभ्यता की बात की थी, उस नगर सभ्यता की जगह पर अब ग्रामीण सभ्यता का उदय होना शुरू हो गया था। ये कैसे शुरू हुआ था, इसकी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस कालक्रम को अगर समझते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्यों का आगमन हुआ। उनका जो यहाँ पर रह रहे थे, जिनको उन्होंने अनार्य कहा, इसमें आर्य और अनार्य से ये जो वो मध्य एशिया से जो लोग आए थे भारत में, उन्होंने स्वयं को आर्य कहा, और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे जिनसे उनका युद्ध हुआ, तो उनको उन लोगों ने क्या कहा, अनार्य। इसको लेकर भी विभिन्न मत हैं। कई विद्वानों का ये मानना है कि जो यहाँ पर रह रहे थे वो आर्य हैं और जो बाहर से आए वो अनार्य हैं। तो इस तरह से जो डिस्प्यूटेड शब्द है, तो ये वैसे अगर देखा जाए तो हमको जो भी लेख मिलते हैं, जो ऋग्वेद है, उसमें ये माना गया है कि इस कालक्रम में आर्यों का आगमन हुआ था। तो जो नगरीय सभ्यता की हम बात करते हैं,
जैसे ये आर्यों का आगमन हुआ तो आर्य अपने साथ जो सभ्यता लेकर आए थे वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये ग्रामीण सभ्यता कैसे थी? क्योंकि देखिए जो ये आर्य थे, जो जिनको हम आर्य कह रहे हुआ था, ये देखा जाए तो एक बंजारे के रूप में थे। ये अपने साथ मवेशी रखा करते थे, पशु रखा करते थे, जैसे ये आप पिक में देख पा रहे हैं। तो इनका किसी भी एक जगह पर ठहराव नहीं था। पशुओं को चराते चराते ये अपना स्थान बदलते रहते थे। तो इस तरह से जो इनका रहवास था और इस तरह से जो ये मकान थे, वो सिंधु नदी सभ्यता में जो हमने मकान देखे हैं, जो स्थायी मकान थे, जो कि 1 से 2 मंजिलों के मकान होते थे, वो इनके मकान नहीं थे। ये छोटी छोटी जो कुटिया होती है उसको बनाकर रहते थे। पहनावे की बात करते हैं तो जैसा आप ये पिक में देख पा रहे हैं, इनका जो पहनावा था वो सूती वस्त्रों से का यूज़ करते थे। तो इस तरह से आर्यों के आगमन के बाद नगरीय सभ्यता का पतन होने लगा और उसकी जगह पर ग्रामीण सभ्यता का उदय होना शुरू हो गया। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो ये युग था, इसमें वैदिक युग का प्रारंभ होना शुरू हो गया। यही जो काल है, इसमें सबसे बड़े एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसे कहते हैं ऋग्वेद। और इसी ऋग्वेद के आधार पर हम इस काल को ऋग्वेद युग कहते हैं। जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई उसे ऋग्वेद काल अथवा पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य जो बने रहते थे उनकी रचना इस युग में, ऋग्वेद में जो भी हम जानेंगे ऋग्वेद के माध्यम से कि इस युग में क्या राजनीतिक स्थिति थी, क्या सामाजिक स्थिति थी और आर्थिक स्थिति किस तरह थी, ये हम सब ऋग्वेद के माध्यम से जान पाते हैं। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त एवं 11,000 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। स्तुति से अर्थ होता है कि जो ये देवता थे, इनकी मंत्रोच्चारण द्वारा इनका स्तुति गान, मतलब इनकी प्रशंसा की गई है। इसी तरह हमें गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र की रचना हुई, ये हमें इसमें ज्ञात होता है। ये हमें ऋग्वेद से मिले हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र है, ये हमें इस ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होते हैं। देखा जाए तो लास्ट में हम MPPSC की बात करते हैं तो जहाँ तक मुझे याद है 2015 में ऋग्वेद के बारे में पूछा गया है। विशेषताओं की बात करते हैं तो ये इसके आगे जब हम उत्तर वेद काल की बात करेंगे तो उसमें अन्य वेदों की रचना हुई थी। तो ये जो 4 वेद हैं, इन 4 वेदों में जो ऋग्वेद है वो सबसे बड़ा और पुराना ग्रंथ है, वेद है, ये माना जाता है। 3 अन्य जो वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। इसको हम आगे उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। मंत्रोच्चारण करते थे, जो होम आदि करवाते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। तो अभी हमने जाना है ऋग्वेद युग के बारे में, जिसके माध्यम से ऋग्वेद युग को जाना जाता है। ऋग्वेद के बारे में हमने जाना। आगे हम ऋग्वेद काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति। ऋग्वेद की काल की बात करते हैं तो जो इसमें राजनीतिक स्थिति थी, तो जब यहाँ पर आर्य यहाँ आए थे, जो विदुर से, जो मध्य एशिया है वहाँ से आर्यों का यहाँ आगमन हुआ था, तो इनका युद्ध हुआ था। जो यहाँ पर रह रहे
लोग थे, सिंधुवासी थे, और जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे उनसे इनका युद्ध हुआ था, जिनको उन्होंने क्या कहा था, अनार्य। तो इस तरह से आर्य और अनार्य युद्ध हुआ था। आर्य ने खुद को यहाँ पर रहने के लिए और स्थापित करने के लिए उनसे युद्ध किया था, ऐसा हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। इसी तरह इंद्र द्वारा आर्यों के शत्रुओं को बार बार परास्त किया गया। इंद्र, जिसको इन्होंने पुरंदर की संधि दी थी, उन्होंने इस युद्ध में इनकी मदद की थी, और जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे उनसे जब उनका युद्ध हो रहा था तो उनको बार बार परास्त किया था। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की उपाधि प्रदान की गई, जिसका अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो जब हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो जो उन्होंने दुर्ग बनाए हुए थे अपने नगर को सुरक्षित करने के लिए, उस दुर्ग को तोड़ा था इन्हीं लोगों ने, आर्यों ने जब आक्रमण किया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। आगे हम बात करते हैं कबीले जन एवं संघर्ष। वैदिक आर्यों को दो तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक तो वो लोग थे जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे, दूसरा उनके अपने ही लोग जो उनके बीच में थे, जो कि आंतरिक संघर्ष के रूप में ये युद्ध चल रहा था। अगर देखा जाए तो आर्यों के भी 5 कबीले अर्थात जन थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो उसमें और भी जन थे, लेकिन जो आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, और इन्हीं जो लोग थे स्थानीय लोग इनका ये सहारा लिया करते थे। तो आगे हम जानते हैं जो दशराग युद्ध था, ये जानकारी हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका हमें वर्णन मिलता है। जब यहाँ पर राजा हुए जो भरत और 10 राजा थे, उनके बीच में युद्ध हुआ, ऐसी हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद के माध्यम से, जिसे 10 राग युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध अगर देखा जाए तो पुरुषारी नदी के पास, जो कि रावी नदी कहलाई जाती है वर्तमान में, के तट पर हुआ था। इस वंश के राजा थे सुदास, ये विजय हुए, और इनके जो पुरोहित थे वो थे महर्षि वशिष्ठ, जिनके निर्देशन पे, जिन्होंने उनको धर्म की नीति बताई थी, उनके मार्गदर्शन पे ही इनका ऐसा माना जाता है कि ये विजित हुए। और पराजित जो लोग थे उसमें एक जो जन थे वो थे पुरु। आगे चलकर यही भरत वंश और पुरु वंश में मैत्री हो गई, जो कि क्या कहलाया जाने लगा, कुरु वंश, और कुरु वंश के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। जब हम आगे मगध की बात करेंगे तब हम इन कुरु वंश के बारे में भी आगे जानेंगे। तो कुरु जनों ने पंचाल के साथ मिलकर उच्च गंगा के मैदान पर संयुक्त राज्य स्थापित कर लिया। तो देखिए किस तरह से ये पहले तो सिंधु घाटी में आए, उसके बाद ये कहाँ पर, उत्तर गंगा के मैदान में विस्तारित होते चले गए। कुरु और पंचाल ये नाम आपको महाजनपद में और मगध साम्राज्य में सुनने मिलेंगे, हम आगे इसके बारे में जानेंगे। इसी तरह जनजातीय व्यवस्था थी। अगर देखा जाए तो उस समय पर, जिसे हम कबीली प्रजातंत्र भी कहते हैं, इस काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान, जिनको राजन कहा जाता है, इनके माध्यम से होता था। क्योंकि जो ये कबीलों के प्रधान होते थे ये युद्ध के नेता हुआ करते थे और एक सरदार के रूप में हुआ करते थे, जो कि उसका निर्देशन करते थे। और ये भी था कि जो वो सरदार थे उनको अपने समूह से सलाह लेनी होती थी, और जो ये समूह होते थे ये ही सभा और समिति कहलाती थी, जो कि राजा को चुनती थी। तो ये हम मान सकते हैं कि उस समय पर भी लोकतांत्रिक एक तरह से व्यवस्था थी। इसी तरह वहाँ पर सैन्य प्रशासन के बारे में पता चलता है कि जो
सेनापति पुरपति का वर्णन मिलता है। प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे ऐसा माना जाता है, पदाधिकारी होंगे ये भी माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पर लोकप्रिय संस्थाओं के बारे में पता चला है, जिसे सभा और समिति के नाम से जाना जाता है। सभा की बात करते हैं तो इसमें कबीलों के कुलों के आधार पर संगठन बने होते थे। कुलों से मतलब है कि जो कबीले होते थे इनके बड़े बड़े परिवार समूह होते थे जिनको कहा जाता था कुल, और ये कुल जो होते थे ये बड़े बड़े संगठन के रूप में सभा और समिति के रूप में हुआ करते थे। और इस समय पर महिलाएं भी सभा में भाग लिया करती थी। तो इस तरह से लोकप्रिय संस्थाओं के बारे में हमें राजनीतिक स्थिति में पता चलता है। इसी तरह ऋग्वेद में पुरोहित शब्द का उल्लेख मिलता है राजनीतिक व्यवस्था में। ये पुरोहित महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे, मतलब जो राजा को धर्म के बारे में, पूजा पाठ के बारे में बताते थे। उस समय पर जब ऋग्वेद की बात करते हैं तो उस समय पर वशिष्ठ व विश्वामित्र ये दो महान पुरोहित हुए। और यही हम विश्वामित्र की बात करते हैं तो इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसी काल में विदत हुआ करते थे। विदत जिनका अर्थ होता है विशेष व्यक्ति, अर्थात इस काल में बुजुर्ग व्यक्ति जो होते थे उनको विशेष सम्मान दिया जाता था। सभा इत्यादि में उनसे राय ली जाती थी। तो इस तरह से विदत शब्द का वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद में। प्रशासन और कर व्यवस्था, तो इस समय पर जो प्रशासन व्यवस्था थी वहाँ पर जो कर लिया जाता था, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, तो ये जो भी प्रजा होती थी अपनी आय का कुछ हिस्सा राजा को भेंट के स्वरूप में दे दी थी और ये भेंट कहलाती थी बलि। तो इस तरह से जो प्रशासन में कर व्यवस्था थी उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा दबाव नहीं मिलता है। प्रशासन में जो कर व्यवस्था थी वो एक भेंट के स्वरूप में दी जाती थी। न्याय व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो जो राजा होता था ये सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। ऋग्वेद में दंड जैसे चोरी है, डकैती, ऋण न चुकाना, इस तरह के जो दंड होते थे इसमें जुर्माना लगता था, ऐसा हमें ऋग्वेद से पता चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा है कि जो सरपंच हुआ करते थे वो मध्यस्थता के लिए गांव में होते थे। तो इस तरह से हमने जाना कि जो ऋग्वेद काल है जिसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। आगे हम जानेंगे ऋग्वेद काल के सामाजिक स्थिति के बारे में। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो ऋग्वेद में सामाजिक संगठन हुआ करते थे। ये सामाजिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 तत्वों से मिलकर बनते हैं, जो कि होता है परिवार, समुदाय और समाज। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पर भी परिवार हुआ करते थे, समुदाय और समाज की व्यवस्था थी। जो हम अगर बात करते हैं जो जन्म के आधार पर गोत्र व्यवस्था थी, वहाँ पे जो भी जन्म लेता था उसे गोत्र के आधार पर जाना जाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग मिला है। जन का मतलब होता है कि लोग, और इसी तरह से वहाँ पर जन शब्द का प्रयोग मिला है, लेकिन जनपद का नहीं। कबीलों को विश के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने ग्राम के रूप में टोलियां बनाई हुई थी। तो जब हमने बात की जो कबीले हुआ करते थे ये छोटे छोटे टोलियों के रूप में, अपने संगठन के रूप में रहा करते थे।
इनको क्या कहा जाता था? विष। और इसी तरह ये गांव में टोलियां बनाकर रहा करते थे। इसी तरह जब व्यवस्था की बात करते हैं सामाजिक में, तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। स्त्रियां सभा समिति में भाग लेती थीं। यज्ञ में पति के साथ वो बैठती थीं। विवाह संस्था के बारे में जानेंगे तो इस काल में विवाह एक संस्था बन चुकी थी। संस्था से मतलब क्या होता है कि जब विवाह होता है तो जो दो कुल होते हैं वो मिलते हैं और वो एक बड़ी संस्था के रूप में होते हैं। तो विवाह एक संस्था बन चुकी थी। संगोत्र विवाह नहीं होते थे। संगोत्र से मतलब है कि जब दो लोग होते हैं एक ही गोत्र के, उनका विवाह नहीं होता था, निषेध माना जाता था। नियोग प्रथा व विधवा विवाह के प्रचलन का भी यहाँ पर पता चलता है। तो इस तरह से विवाह व्यवस्था ऋग्वेद काल में कुछ इस तरह से थी। आगे हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेद काल में अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो इसके बारे में हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के आधार पर पता चलता है। अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण से अर्थ होता है रंग का। तो आर्य जो थे वो थे गौण वर्ण के, मतलब उनका कलर साफ था, और जो यहाँ के मूल निवासी थे वो थे काले रंग के। तो पहले क्या हुआ था कि जो वर्ण के हिसाब से दो व्यवस्था हो गई थी, एक थी आर्य और एक थी दस्यु। और दस्यु कौन थे? वही थे जो जब उनका युद्ध हुआ था और जब युद्ध में जो लोग पराजित हुए थे उनको दस्यु मान लिया गया था। फिर तीन वर्ग बने, तीन जो वर्ग थे ये थे योद्धा, पुरोहित और प्रजा। जो योद्धा होता था ये राजा होते थे। पुरोहित जो कि पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान आदि कराते थे। प्रजा जो कि राजा को भेंट स्वरूप कर प्रदान करती थी और प्रशासन में मदद करती थी। तो इस तरह से तीन वर्ग थे। बाद में एक अन्य वर्ग आया जो कि दास के रूप में आया और शूद्र माना जाने लगा। तो इस युग में व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया है, ऐसे ऋग्वेद में पता चलता है। इसी तरह हम समाज की बात करते हैं तो जो ऋग्वेद का, माफ़ कीजिएगा, तो वहाँ के लोगों का वेशभूषा और प्रसाधन था। तो जो वेशभूषा की बात की जाए तो वहाँ ऋग्वेद काल में सूती वस्त्र प्रचलन में थे। सूती वस्त्र पहने जाते थे। सूती वस्त्र पहने जाते थे। महिलाएं सूती साड़ी एवं गहने पहनती थी। मनोरंजन की बात करते हैं तो आखेट, चौपड़ आदि मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आखेट मतलब शिकार करना और चौपड़ मतलब जैसे शतरंज का ही एक रूप होता है, शतरंज है, और एक तरह से जब हम लूडो जिसको अभी बोलते हैं तो उसी तरह के चौपड़ आदि उस समय पर भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो उस समय पर ऋग्वेद काल में महिलाओं को पुरुषों के साथ यज्ञ इत्यादि में भाग लेने का अधिकार था। महिलाएं ना सिर्फ पुरुषों के साथ यज्ञ आदि में भाग लेती थी बल्कि उन्हें प्रशासन में, सभा समिति में भी अधिकार प्राप्त था। तो इस तरह से देखा जाए जो ऋग्वेद काल है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति उत्तम थी। इसी तरह हम अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद काल में हमें औषधियों के बारे में पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे उनको औषधियों का ज्ञान था। साथ ही साथ ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आर्य आए थे, ये जो आर्य थे इनकी जो शिक्षा थी, इनका जो बोलचाल था, ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ये संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। तो जो मंत्र आदि की रचना हुई है वो भी इसी काल में हुई है जो संस्कृत में हुई है। धर्म की बात करते हैं तो ऋग्वेद काल में
सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है, जिसे पुरंदर भी कहा जाता था। तो इंद्र को क्यों माना गया है ये तो हमने स्टार्टिंग में ही जान लिया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर उन जो आर्य यहाँ पे आए थे उनकी मदद की थी। तो इसलिए इंद्र को ये प्रमुख देवता और प्रतापी देवता मानते हैं। अग्नि, तो अग्नि को देवता वो मानवों के बीच में मध्यस्थ देवता माना जाता था, मतलब जो कि होम आदि ये करते थे, तो होम को पहुंचाने का जो माध्यम है वो अग्नि हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। इसी तरह वरुण जो कि जल या समुद्र का देवता माना जाता है, ये प्रकृति संतुलन और रक्षक कहा गया है। तो इस तरह से हमने जाना ऋग्वेद में सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी। आगे हम जानते हैं ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन की या आर्थिक स्थिति की। ऋग्वेद काल की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो इसमें जो यहाँ के निवासी थे इनका जो मुख्य व्यवसाय था ये कृषि था। कृषि में खेती की इनको अच्छी जानकारी थी, बुआई कटाई का इनको ज्ञान था। खेती के साथ साथ ये क्या करते थे, चारे का भी उत्पादन किया करते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आर्य थे इनको पशुपालन करते थे, तो पशुओं के लिए क्या जरूरी होता है, चारा। तो इस तरह से ये क्या करते थे, चारे का भी उत्पादन करना जानते थे। पशुपालन, गाय धन इनके लिए धन के रूप में मानी जाती थी, जिसको गौधन कहा जाता था, और जिसके पास जितनी अधिक गाय है वह उतना ही धनवान है, ऐसा उस समय पर माना जाता था। गाय को भेंट के रूप में या दान के रूप में दिया जाता था। पशुपालन की बात करते हैं तो ये गाय मतलब जो ये पशु पालते थे, गाय बकरी भेड़, तो इन सब से ये अपनी जीविका चलाते थे। इसी तरह इन्हें आखेट जिसको कहते हैं हम, जो जीवन निर्वाह के लिए पशुओं की रक्षा के लिए शिकार भी करते थे, धनुष और बाण का ये प्रयोग करना जानते थे। लघु उद्योग लघु उद्योग के बारे में पता चलता है। लघु उद्योग उन्नत स्थिति में थे। जो यहाँ आर्य आ गए थे, जो आर्य थे इनको कला कौशल दस्तकारी, जो कि ये सूती काटना है, या फिर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे खाट बनाना है, सूत काटना है, और इस तरह से लकड़ी के जो कुछ सामान बनाना है, तो इन सब की इनको जानकारी थी और इसमें इनको ये पारंगत थे। तो इस तरह से देखते हैं जो व्यवस्था थी। जैसे व्यापार की बात कर लेते तो इसी समय पर बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, शिल्पकार आदि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। व्यापारी को इस काल में पणि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पणि। तांबे व कांसे की धातुएं मिली हैं जिनको अयस कहा जाता था। मतलब उस समय पर भी तांबे और तांबे और कांसे की धातुएं मिली हैं। यहाँ पर भी वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब बैटल सिस्टम यहाँ पर भी था। तो इस तरह से हमने जाना कि जो ऋग्वेद काल है उसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस तरह से थी। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ऋग्वेद काल के बारे में जाना और जाना कि वहाँ पर किस तरह से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति थी। इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कोई डाउट है आपको तो वो आप कमेंट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद से संबंधित एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2015 में पूछा गया है, तो ये टॉपिक हमारा जो है इसी को अगर आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसको आप सुनते सुनते इसको आप नोट भी कर लीजिए। साथ ही इसके हम आपको इसी वीडियो के PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे,
वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगामी परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।